हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद कीरू। आज हम पढ़ेंगे इंडिफरेंस कर्व के बारे में कि हमने पढ़ा था कि यूटिलिटी होती है और उसमें यूटिलिटी अप्रोच में जो हम पढ़ते हैं दो कार्डिनल और ऑर्डिनल। तो कार्डिनल के बारे में हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पर इंडिफरेंस कर्व की बात आती है जिसे हम ऑर्डिनल जो एनालिसिस है वो भी बोलते हैं। ठीक है, तो बात आती है कि भाई हमारा जो इंडिफरेंस कर्व है वो क्या होता है। ठीक है, और एनालिसिस तो मतलब भाई हम जब उसे चेक करते हैं, ठीक है, कि भाई वो हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद है या नहीं, ये चीज़ चेक करते हैं। तो इंडिफरेंस कर्व क्या होता है? इंडिफरेंस कर्व होता है ना, वो हमारा कन्वेक्स शेप का होता है। ठीक है, ये हमें क्या बताता है? ये हमें अलग अलग कम्बिनेशंस दिखाता है दो कमोडिटीज़ के, और कब जब हमारे पास प्राइस लेवल है वो क्या है, हमारा सेम है। ठीक है, मतलब आप खर्चा उतना ही करो, ये लगा लो आपके पास रिसोर्सेज सेम, आपके पास 5 रुपये है, उन्हीं 5 रुपये से आप यूज करके ना कंज्यूम कर रहे हो चीज़ों को। और आप क्या कर रहे हो, जैसे दो कमोडिटी एक्स और वाई, तो अगर आपको वाई कमोडिटी का कंजप्शन बढ़ाना है तो आप एक्स को क्या कर रहे हो, सेक्रीफाइस कर रहे हो। ठीक है, और उस चीज़ में हमारी कौन हेल्प करता है? इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, अब बात आता है ऑर्डिनल कर्व। तो हमने पढ़ा था कार्डिनल में तो हम क्या करते हैं, उसे नंबर की फॉर्म एक्सप्रेस कर पाते हैं 1 2 3 4 इस टाइप से, जबकि ऑर्डिनल में क्या होता है कि हम ऐसा नहीं कर पाते, हम उन्हें एक्सप्रेस नहीं कर पाते क्वांटिटेटिव टर्म में। यहाँ पे हम क्या करते हैं, उसे प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग दिखाते हैं। मतलब जहाँ यहाँ पे जो कंज्यूमर है उसकी प्रेफरेंस की इंपॉर्टेंस रहती है। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि ऐसे दिखाते हैं उनको फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक और ऑर्डर के अकॉर्डिंग डिफाइन करके चलते हैं कि भाई पहले हम प्रेफरेंस किस चीज़ को दे रहे हैं, पहले दूसरे नंबर पे हम प्रेफरेंस किस गुड्स को दे रहे हैं, इस टाइप से। ठीक है, इंडिफरेंस मैप क्या हो जाता है? जहाँ पे एक साथ बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व को दिखा दिया जाता है वो हमारा इंडिफरेंस मैप कहलाता है। फिर बात आती है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये क्या होता है? ये हमारे इंडिफरेंस कर्व का स्लोप बताता है। ये हमारा इक्वल होता है लॉस इन वाई अपॉन गेन ऑफ एक्स। मतलब कि आप है ना वाई को सेक्रीफाइस कर रहे हो गे मतलब एक्स को कंज्यूम करने के लिए, एक्स के कंजप्शन को बढ़ाने के लिए। ठीक है, इसकी अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है। ये जो हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्सिडी स्लोप को बताता है, मतलब जो आईसी कर्व होता है वो हमारा क्या होता है, वो हमारा कन्वेक्स होता है। ठीक है, मतलब लेफ्ट टू राइट मूव करता है ऐसे। ठीक है, एक टाइप से करते हो सी की शेप से। ओके, ये है ना कभी भी टच नहीं करता एक्स और वाई एक्सिस को। इसी की मतलब कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं यही कि एक तो कन्वेक्स होता है, ये कभी भी एक्स वाई एक्सिस को नहीं टच करना। दो आईसी कर्व कभी भी एक दूसरे को बाइसेक्ट नहीं करते। ठीक है, जो आईसी कर्व होते हैं उसमें जो जितना ज़्यादा हायर आईसी कर्व होगा, मतलब जितना ज़्यादा ये हाई पे जाएगा उतना ही ज़्यादा सेटिस्फेक्शन को बताएगा। ठीक है, उतना ही ज़्यादा हायर सेटिस्फेक्शन होगा। ओके, और आईसी कर्व कभी भी एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं हो सकता। जो हमारा आईसी कर्व है वो कभी भी वाई एक्सिस के पैरेलल नहीं हो सकता। ये सब बताता है। अब बात आती है बजट लाइन और प्राइस लाइन। बजट लाइन या प्राइस लाइन हमें ये बताती है कि भाई जो भी मतलब इस लाइन के ऊपर पॉइंट्स है, मतलब वो ये बताते हैं कि उससे है ना एक जो कंज्यूमर होता है वो सामान खरीद सकता है, वो उसके बजट के अंतर्गत आता है। जबकि जो इससे बाहर होते हैं ना, मतलब वो दिखाता है, मतलब इतना ज़्यादा एक्सपेंडिचर सा दिखा देता है जो एक कंज्यूमर की पॉकेट से बाहर है, और अंदर ये दिखाता है कि उसके पास इतना पैसा है कि वो अंदर वाला भी खरीद सकता है और उससे ज़्यादा भी खरीद सकता है। मतलब यहाँ पे अंडर यूटिलाइज, यहाँ पे ओवर यूटिलाइज एक टाइप से एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, तो बजट लाइन क्या दिखाता है? मतलब एक ऐसी लाइन दिखाता है जो हमें ये दिखाती है कि जो एक कंज्यूमर है उसके पास जो भी इनकम है वो उससे कितना सामान खरीद सकता है, कितनी अपनी वांट सेटिस्फाई कर सकता है। बजट लाइन के शिफ्ट होने का मतलब होता है दो तरीके से। एक तो इनकम के कारण चेंज होती है, एक प्राइस के कारण। इनकम के कारण मतलब होता है कि प्राइस जहाँ पे कॉन्स्टेंट है तो वो ना या तो अपवर्ड शिफ्ट होगी या डाउनवर्ड। और चेंज इन प्राइस के अकॉर्डिंग क्या होता है कि मूवमेंट होता है। ठीक है, लेफ्ट और राइट में मूवमेंट होता है। ठीक है, अगर ये वाली कमोडिटी कांस्टेंट है तो दूसरी वाली में होगा, और इधर वाली कमोडिटी कांस्टेंट दूसरी वाली में होगा। ठीक, मतलब एक यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक कमोडिटी के प्राइस को मतलब इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, दूसरे के प्राइस को कांस्टेंट रखते हैं। तो जिसकी इंक्रीज होगी तो ऊपर जाएगा, डिक्रीज होगा तो वो नीचे आएगा। ठीक है, और कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम कहाँ पे हो जाएगा? जहाँ पे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन और बजट लाइन जो प्राइस लाइन है उनका जो रेशियो होता है, मतलब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है दो गुड्स का एक्स और वाई का, वो इक्वल हो उनके प्राइसेस के, तो वो हमारा इक्विलिब्रियम में कहलाता है। यहाँ पे जो बजट लाइन होती है वो टेंजेंट होती है आईसी कर्व के। अब हम इनको डिटेल में समझते हैं। ओके, तो हमें क्या दे रखा है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में? यही देखो, एक तो ऑर्डिनल नंबर ये एक्सप्रेस करते हैं प्रेफरेंस किसी भी कंज्यूमर के अलग अलग गुड्स के लिए। ठीक है, जो कार्डिनल नंबर थे उसको तो हम 1 2 3 ऐसे एक्सप्रेस कर पा रहे थे न्यूमेरिकली, जबकि जो ऑर्डिनल नंबर होते हैं ना वो मेजर करते हैं यूटिलिटी को। लेकिन हम उन्होंने कभी भी कार्डिनल नंबर की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। यहाँ पे हम उन्हें रैंक या ऑर्डर की फॉर्म में एक्सप्रेस करते, जैसे फर्स्ट सेकेंड रैंक आई, थर्ड रैंक आई,
ओके, इस तरह से दिखाते हैं। यहाँ पे ना जो यूटिलिटी है उसका ना ऑर्डिनल मेजरमेंट होता है। ये एक मॉडर्न अप्रोच है। आज के टाइम में हम इंडिफरेंस कर्व को ही यूज़ करते हैं कंज्यूमर के मतलब भाई बिहेवियर को समझने के लिए। जो इंडिफरेंस कर्व है ना ये हमारा हिक्स मतलब जो हिक्स और एलन था ना उसके द्वारा दिया गया था। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है नेट वगैरह के एग्जाम में कि भाई इंडिफरेंस कर्व किसके द्वारा दिया गया था। ये दिया गया हिक्स एंड एलन के द्वारा। ठीक है, अब बात आती है कि इंडिफरेंस कर्व होता क्या है। इसको आप आइसो यूटिलिटी कर्व भी बोलते हैं, इक्वल यूटिलिटी कर्व भी बोलते हैं। जो इंडिफरेंस कर्व होता है ना ये एक ऐसा कर्व है जो अलग अलग कम्बिनेशन दिखा रहा है दो कोमोडिटीज के, लेकिन वो कम्बिनेशन चाहे अलग अलग है लेकिन सेटिस्फैक्शन कैसा मिल रहा है, कंज्यूमर को इक्वल सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। ठीक है, मतलब अलग अलग जो पॉइंट्स है, जितने भी पॉइंट्स है एक इंडिफरेंस कर्व में, वो अलग अलग कम्बिनेशन दिखाते हैं दो कोमोडिटीज का, लेकिन सेटिस्फैक्शन क्या होता है कंज्यूमर का इक्वल होता है। ठीक है, तो एक इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट करता है ऐसी कॉम्बिनेशन दो कोमोडिटीज को जो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देते हैं एक पर्सन को। ठीक है, तो कहता है कि इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस का मतलब होता है जिसके बीच में कोई डिफरेंस ना हो। यही कि भाई अलग अलग कॉम्बिनेशन चाहे हो एक्स और वाई एक्सिस के, लेकिन सेटिस्फैक्शन कैसा है, सेम है। ठीक है, तो कोई भी डिफरेंस नहीं है। अब बात आती है अजम्पशंस ऑफ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। तो जब हम एग्जाम देते हैं जहाँ पे एमसीक्यू पोर्शन आता है नेट वगैरह के एग्जाम में, तो वहाँ पे ना अजम्पशंस से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये पूछ लिया जाता है कि हमें ना 5-6 अजम्पशन दे दी, ये पूछ लिया जाता है कि भाई कौन से आईसी कर्व की अजम्पशन नहीं है। तो उस टाइम पे हमें अजम्पशंस का याद होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। यही देखो, एक तो रेशनल कंज्यूमर होता है, नाम होते हैं वहाँ पे ये। ठीक है, रैशनल का मतलब कि वो ना सोच समझ कर एक्शन लेता है जहाँ पे उसे ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिले कम प्राइसेस पर ही। ठीक है, ऑर्डिनल यूटिलिटी मतलब उनको ऑर्डिनल नंबर में एक्सप्रेस किया जाता है, ना कि 1 2 3 4 ऐसे। ठीक है, ऑर्डर में एक रैंक दी जाती है। फिर बात है डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है यहाँ पे। ठीक है, ये वर्ड है प्रोफेसर बर्मोल के। और फिर बात आती है नॉन सर्टेनिटी। सर्टेनिटी मतलब भाई जितनी रिक्वायरमेंट है ना उतना ही गुड्स दिया जाता है, उससे ज़्यादा सामान उपलब्ध नहीं करवाया, उससे ज़्यादा कमोडिटी उपलब्ध नहीं करवाई जाती। ठीक है, यहाँ पे ना मोनोटोनिक प्रेफरेंस होती है। मोनोटोनिक प्रेफरेंस का मतलब होता है कि जितना ज़्यादा कोई भी कमोडिटी उसका कंजप्शन किया जाएगा ना उतना ही ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा। ये एक इंपॉर्टेंट अजम्पशन होती है मोनोटोनिक प्रेफरेंस किसकी, इंडिफरेंस कर्व की। कंसिस्टेंसी होती है सिलेक्शन में, मतलब ऐसा नहीं है कि भाई हाँ एक कमोडिटी को आप यूज़ करें फिर 1-2 घंटे बाद देख रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो कंसिस्टेंसी होना जरूरी होता है कंज्यूमर की। इसका मतलब ये है कि एक गिवन टाइम में ही कंज्यूमर प्रेफर करते हैं ए कम्बिनेशन को बी के ऊपर। ठीक है, ओके, फिर है ना ऐसा नहीं है कि वो बाद में बी को ए के ऊपर कर ले, एक बार एक को ही कर सकता है। फिर बात आता है कि ट्रांजिविटी। तो इसका मतलब ये होता है कि भाई वो ए को बी से ज़्यादा प्रेफरेंस देता है, बी को सी से। ठीक है, बी को सी से तो नहीं, ए का सीधा ही सी से कम्बिनेशन हम मान लेंगे क्योंकि ए का बी से है, बी का सी से है, तो ए का बी सी से कम्बिनेशन माना जाएगा। ये एनालाइज अज्यूम करता है ट्रांजिशन की जो इंडिफरेंस है, जो प्रेफरेंसेस है ना, उसका मतलब ये है कि कंज्यूमर प्रेफर करते हैं ए कम्बिनेशन को बी पे, बी को सी पे, तो ऑटोमेटिकली हम मान लेंगे कि वो ए को भी प्रेफर करता है सी कम्बिनेशन पे। ठीक है, अब बात आते हैं शेड्यूल का मतलब क्या होता है। इंडिफरेंस शेड्यूल ये होता है कि जब हम उसको एक टेबल की फॉर्म में दिखा देते हैं, जैसे एक एप्पल है, ये ऑरेंजेज है, तो हम ना एप्पल के कंजप्शन को बढ़ा रहे हैं तो ऑरेंज के कंजप्शन को सेक्रीफाइस कर रहे हैं। कैसे, सबसे पहले हमने ना 1 यूनिट ऑफ एप्पल को कंज्यूम करने के लिए बढ़ाने के लिए 3 यूनिट को सेक्रीफाइस किया ऑरेंज की। फिर हमने ना 1 यूनिट और एप्पल के बढ़ाने के लिए 2 यूनिट को सेक्रीफाइस किया, क्योंकि ना ये हमारा कन्वेक्स होता है तो इसीलिए डिक्रीजिंग रेट से हमें ना इसकी यूनिट्स को सेक्रीफाइस करता है। फिर 1 यूनिट को सेक्रीफाइस किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये हमारा इक्वल आ गया, तो ये हमारा इंडिफरेंस कर्व दिखाता है। ओके, और ये क्या होती है, ये हमारी होती है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशंस। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन जो होती है ना इंडिफरेंस कर्व की, इंडिफरेंस शेड्यूल की, वो हमारे इंडिफरेंस कर्व कहलाता है। इसको आप आइसो यूटिलिटी कर्व भी बोल देते, मतलब जब ग्राफ की फॉर्म में इसको आप एक्सप्रेस कर देते हो। फिर बात आता है इंडिफरेंस मैप। इंडिफरेंस मैप होता है जो ये ना बहुत सारे आईसी कर्व का एक ग्रुप होता है, जब है ना एक साथ बहुत सारे आईसीज को एक ही डायग्राम में प्रेजेंट कर दिया जाता है तो वो इंडिफरेंस मैप कहलाता है। ठीक है, और जितना ज़्यादा हायर आईसी होता है उतना ज़्यादा ही हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन ये दिखाता है। ठीक है, तो इंडिफरेंस का मतलब होता है कि वो ना मूव करते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर सेम इंडिफरेंस कर्व में। ठीक है, और शिफ्टिंग का मतलब होता है एक आईसी से दूसरे, मतलब ऊपर जितना आप ऊपर जाते हो आईसीज कर्व में, जैसे कि भाई
एक यहाँ पे IC थे, दूसरे में गए, तीसरे में गए, तो वो जितना ऊपर जाता है उतना ज़्यादा हायर लेवल सेटिस्फेक्शन देता है। अब बात आती है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये वो रेट होती है जो कंज्यूमर है ना, कंज्यूमर वो कितना सब सेक्रीफाइस करेगा, कितना सब्स्टिट्यूट करेगा एक गुड को दूसरे के लिए। ठीक है, मतलब भाई वो है ना वाई यूनिट्स खरीदना चाहता है, वाई गुड्स को प्रेफरेंस देना चाहता है, तो वो एक्स को क्या करेगा, सेक्रीफाइस करेगा, एक्स को क्या करेगा, सब्स्टिट्यूट करेगा। तो वो जो रेट होती है वो हमारी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहलाती है। ठीक है, तो इसमें यही दे रखा है कि इसको हम दिखा सकते हैं कि भाई है ना जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स वाई की, तो लॉस ऊपर आता है, गेन नीचे आता है। इसको डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स भी कह सकते हो, ऐसे दिखाया जाता है। यहाँ पे हमारा गुड वाई होता है, यहाँ पे एक्स होता है, तो डेल्टा वाई अपॉन इधर डेल्टा एक्स। ठीक है, ये ऐसा हमारा कन्वेक्स शेप में होता है। यहाँ पे गुड्स होते हैं वो इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स होते हैं। ठीक है, अब बात आती है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की टाइप। तो कांस्टेंट मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कब होता है, जब भी कांस्टेंट मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन मतलब जब कांस्टेंट रेट से ही घटाएं, कांस्टेंट रेट से ही हम एक यूनिट को बढ़ाएं कंजप्शन को, तो वहाँ पे जो IC होता है ना वो हमारा कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन में होता है। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है कि आप है ना एक यूनिट एप्पल की इंक्रीज कर रहे हो और एक यूनिट है ना ऑरेंज की डिक्रीज कर रहे हो, मतलब सेक्रीफाइस कर रहे हो, सब्स्टिट्यूट कर रहे हो। तो इस टाइम पे जो हमारा IC कर्व होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे ना मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन में जो गुड्स है वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है, कॉफी को चाय की इस टाइप से। ठीक है, कांस्टेंट MRS भाई थ्योरेटिकली ही पॉसिबल है, वैसे है ना एक्चुअल में रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। फिर इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है कि यहाँ पे है ना आपने पहले अगर 2 यूनिट सेक्रीफाइस किए हैं, 1 यूनिट ऑरेंज की खरीदने के लिए एप्पल की 2 अगर यूनिट सेक्रीफाइस किए हैं, तो आप फिर अगर 3 करोगे, फिर 4 यूनिट सेक्रीफाइस करो, मतलब इंक्रीजिंग रेट से सब्स्टिट्यूशन होता है, या इंक्रीजिंग रेट से आप सब्स्टिट्यूट करते हो, सेक्रीफाइस करते हो। तो इससे क्या होता है कि जो हमारा IC कर्व होता है ना वो कॉनकेव हो जाता है। ठीक है, और है ना ऐसा रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, ये कॉनकेव शेप में आ गया। ठीक है, क्योंकि हमने ना ज़्यादा से ज़्यादा सेक्रीफाइस, देखो यहाँ पे पहले 1 यूनिट सेक्रीफाइस की थी, फिर 2 यूनिट सेक्रीफाइस की और इनके फिर 3 यूनिट, मतलब इंक्रीजिंग रेट से सेक्रीफाइस कर रहे हैं। और डिमिनिशिंग ये हमारा एक्चुअल में रियल लाइफ में होता है, क्योंकि ना जो हमारा IC कर्व होता है उसकी शेप है ना हमारी कन्वेक्स ही होती है। यहाँ पे हमने पहले अगर 3 यूनिट सेक्रीफाइस किए, फिर 2 करेंगे, फिर 1 करेंगे। ठीक है, तो ये हमें क्या बताता है, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इसकी शेप क्या होती है, हमारी कन्वेक्स होती है। ओके, फिर बात आते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट डिमिनिश क्यों होता है। भाई हमने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ी है कि जब कंज्यूमर है ना वो इंक्रीज करता है कंजप्शन गुड्स का, तो जो एक्स्ट्रा यूनिट वो कंज्यूम करा है सॉरी एडिशनल यूनिट जो कंज्यूम करता जा रहा है उससे क्या हो रहा है, उसका जो कंजेप्ट मतलब उससे जो यूटिलिटी मिल रही है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, उसी लॉ को आप यहाँ पे अप्लाई करते हो। यही कारण है कि जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो भी डिक्रीज होता है। ठीक है, क्योंकि पर्टिकुलर वांट्स को सेटिस्फाई करना है, गुड्स परफेक्ट सब्स्टिट्यूट इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं है, और ना गुड्स के बहुत सारे अल्टरनेटिव यूजेस हैं। क्या कहता है कि ये जो लॉ है ना कहाँ पे अप्लाई नहीं होती मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की, जहाँ पे सब्स्टिट्यूट्स परफेक्ट हो और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो, ये यहाँ पे फेल हो जाती है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होता है, यही है कि भाई एक तो ये स्लोप करते हैं डाउनवर्ड लेफ्ट टू राइट। ठीक है, कि जितना आप मोर ऑफ ए मतलब कमोडिटी को यूज़ करोगे तो उतना ज़्यादा आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। जैसे जितना ज़्यादा ऊपर जाता उतना ज़्यादा ही आपको ये सेटिस्फेक्शन देगा। और ये कन्वेक्स होता है पॉइंट ऑफ होराइजन पे। ठीक है, यही पूछा जाता है कि भाई इसकी शेप क्या होती है, तो कन्वेक्स होती है। और जो 2 इंडिफरेंस कर्व होते हैं वो कभी भी एक दूसरे को ना तो काटते हैं ना टच करते हैं। अगर ये करेंगे ना तो इसका मतलब तो यही होगा कि भाई है ना जो कम्बिनेशन ए है और कम्बिनेशन सी है वो सेम है, सेटिस्फाई कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, कि भाई वो ऐसा करे। फिर आता है हाइयर इंडिफरेंस कर्व इंडिकेट करता है हाइयर सेटिस्फेक्शन, और लोअर इंडिफरेंस कर्व लोअर सेटिस्फेक्शन। जो ऊपर वाला ज़्यादा सेटिस्फेक्शन, नीचे वाला कम। इंडिफरेंस कर्व कभी भी एक्स और वाई एक्सिस को टच नहीं करते हैं, और ये भी जरूरी नहीं है कि इंडिफरेंस कर्व है ना पैरेलल हो एक दूसरे के। ठीक है, जरूरी नहीं है कि भाई ये है ना ऊपर नीचे कैसे भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि पैरेलल हो। पैरेलल ये तभी हो सकते हैं जब है ना जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो डिमिनिश हो सेम रेट से, और ये ना कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करते। अगर ये एक्स एक्सिस को टच करेगा इसका मतलब है कि जो कंज्यूमर है ना वो एक ही कमोडिटी चाहता है, सिर्फ एक ही कमोडिटी को प्रेफरेंस दे रहा है, दूसरे को नहीं खरीद रहा। ठीक है, जो इंडिफरेंस कर्व होते हैं वो कभी भी एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं होते, ना वाई एक्सिस के पैरेलल होते हैं। और जो इंडिफरेंस कर्व होते हैं ना वो कांट भी पॉसिबली स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अपवर्ड, ये ऊपर की तरफ भी मूव नहीं करते, ये सिर्फ है ना लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड मूव करते हैं। लेकिन इसके कुछ क्रिटिसिज्म है कि एक तो ये इंडिफरेंस कर 2 कमोडिटी के मॉडल पर डिपेंड करता है। ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट को भी इग्नोर करके चलता है। ठीक है, मतलब उसके ऊपर ध्यान नहीं देता। इंडिफरेंस कर्व है ना टुवार्ड्स रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज पर भी फोकस नहीं करता, और अनरियलिस्टिक अजम्पशंस लेके चलता है बहुत सारी।
अब कुछ इसके एक्सेप्शंस है। एक तो स्ट्रेट लाइन इंडिफरेंस कर्व जब कब होता है, जब परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हो दो गुड्स की, ठीक है। मतलब एक गुड्स का आप सब्स्टिट्यूट करें दूसरे में, जो कांस्टेंट रेट से, भाई एक में बढ़ रहा है तो एक यूनिट से दूसरे में घट रहा है, तो ये हमारा क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। और एल शेप कब होता है, जब परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो, ठीक है। मतलब जैसे गाड़ी और पेट्रोल, ब्रेड बटर, ठीक है, पेन इंक, तो उस जब परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होते हैं ना गुड्स के, तो वहाँ पे ये एल शेप बनाता है, ओके। अब बात आती है बजट लाइन और प्राइस लाइन की। तो बजट लाइन क्या होती है, बजट लाइन हमें ना कम्बिनेशंस बताती है कंज्यूमर के, कि भाई जो इनकम है कंज्यूमर की और जो प्राइसेस है कमोडिटी के, उसके भी ऐसा कम्बिनेशन बताती है कि भाई वो कितने खरीद सकता है। मतलब बजट लाइन वो लाइन है जो ना अलग अलग कम्बिनेशन दिखा रही है दो कमोडिटीज़ के, जो एक कंज्यूमर परचेज कर सकता है उसके पास जो पैसा है, ठीक है। मतलब जो दो कमोडिटीज़ है उनके प्राइसेस से, जैसे कि इसका जो स्लोप है वो हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग है। तो ये ए बी सी डी ये वो पॉइंट है जिनको वो कंज्यूम कर सकता है, जिनको वो खरीद सकता है, जो उसके बजट के अंतर्गत आते हैं। लेकिन जो बाहर अगर यहाँ पे कोई पॉइंट होता है तो वो ऐसे पॉइंट्स को दिखाता है जो उसकी स्पेंडिंग के बाहर हैं, जो वो ना खरीद नहीं सकता, और अंदर दिखाता है कि भैया ना अंडर यूटिलाइज्ड है, मतलब वो खरीद सकता है इसको और भी वो खर्च कर सकता है। जैसे यहाँ पे ना एप्पल है, यहाँ पे ऑरेंजेस है, एप्पल 1 रुपये का एक है पर यूनिट, और ना ऑरेंजेस है मतलब आधे रुपये का है 50 पैसे, ठीक है। तो यहाँ पे बताया उसके बाद टोटल 4 रुपये उसकी इनकम है, ठीक है। इनकम 4 रुपये, तो हमें ना 4 को खर्च करना। अगर भाई सारे के सारे पैसे हम ऑरेंज पे लगाते तो 8 यूनिट खरीद पाएंगे। अगर हम फिर इसकी 1 यूनिट खरीद लेते हैं तो अब कितने रुपये बचे, 3 रुपये। 3 रुपये से हम यहाँ पे 6 यूनिट, क्योंकि आधे रुपये की 1 यूनिट है, ठीक है। तो यहाँ इसका अगर कंजप्शन बढ़ा रहे तो इसका क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ओके। तो ये हमें क्या दिखा रहा है कि भाई हमारे बजट में कौन कौन सी चीज़ें आती है। तो बजट लाइन का स्लोप होता है प्राइस ऑफ ए ओपन में प्राइस ऑफ दूसरी कमोडिटी, ठीक है। तो प्राइस ए मतलब एप्पल, ओ मतलब ऑरेंज, ठीक है। जो पॉइंट आउटसाइड होते हैं वो बियॉन्ड द कंज्यूमर के लिमिट के बाहर होते हैं, ओके। प्रॉपर्टीज यही है कि स्ट्रेट लाइन होता है, नेगेटिव स्लोप होता है, ठीक है। और ये नेगेटिव रिलेशन दिखाता है दो कमोडिटीज़ के बीच में। और जो बजट लाइन होती है, दो बजट लाइन वो इंडिकेट करते हैं कि सेम कमोडिटी का जो प्राइस रेट है बट रिप्रेजेंट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम रिप्रेजेंट करता है। मतलब जो दो लाइनें पैरेलल वगैरह ड्रॉ, जैसे कि यहाँ पे दिखा रखा है कि भाई शिफ्टिंग होती है जो बजट लाइन और प्राइस लाइन में, एक मिनट, शिफ्टिंग होती है बजट लाइन और प्राइस लाइन में। तो शिफ्टिंग दो ही रीजन की वजह से होती है, एक तो उसकी इनकम की वजह से और एक प्राइस की वजह से। तो इनकम की वजह से अगर इनकम मतलब प्राइस कांस्टेंट रहे कमोडिटीज़ का और इनकम अगर बढ़ेगी तो ये अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, अगर इनकम घटेगी तो डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। फिर बात आता है प्राइस में चेंजमेंट के कारण, जहाँ पे इनकम कांस्टेंट हो लेकिन प्राइस में चेंजमेंट आ रहा है। अगर प्रोपोर्शनेट चेंज आ रहा है, मतलब भाई प्राइस में दोनों कमोडिटीज़ के सेम चेंजमेंट आ रहा है, ठीक है, तो ये क्या होंगे, या तो ये अपवर्ड शिफ्ट होंगे, डाउनवर्ड शिफ्ट होंगे ड्यू टू प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइसेस। जो पोजीशन है ना बजट लाइन की वो चेंज होती है, ठीक है। जैसे कि अगर है ना प्राइस एक कमोडिटी का तो कांस्टेंट रहे और दूसरी कमोडिटी का प्राइस बढ़े या घटे, तो उसके अकॉर्डिंग देखो ये वाला हमने मान लिया ऑरेंज इज कांस्टेंट है प्राइस, और लेकिन एप्पल के प्राइस बढ़ रहे घट रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये लेफ्ट में या राइट में क्या होगा, मूव करेगा, तो मूवमेंट होगा इसका, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग स्लोप है ना बजट लाइन का वो भी चेंज। ऐसे ही अगर ऑरेंजेस का प्राइस बढ़े या घटे और ना एप्पल का कांस्टेंट है, तो उसके अकॉर्डिंग इसका भी क्या होगा, जो कंजप्शन है वो भी क्या होगा, ऊपर नीचे मूव करेगा, ठीक है, या तो अपवर्ड या डाउनवर्ड, ठीक है। तो स्लोप ऑफ बजट लाइन चेंज ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ वन ऑफ द कमोडिटी, जबकि जो प्राइस होता है ना अदर कमोडिटी का वो क्या होता है, अनचेंज होता है। और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कहा होगा जहाँ पे जो हमारी बजट लाइन है वो क्या हो, कांस्टेंट हो, जो है ना टेंजेंट हो किससे, आईसी कर्व के। तो इसके लिए दो बेसिक कंडीशन होती है, याद कर सकते हो। एक तो कि जो हमारी मतलब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है और जो मतलब प्राइस लाइन है या बजट लाइन है वो क्या होनी चाहिए, एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट मतलब टेंजेंट होने चाहिए, ठीक है, ऐसे। दूसरा इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, होना है कन्वेक्स होना चाहिए, मतलब ऐसा कन्वेक्स टू द होराइजन, ठीक है। तो ये दो कंडीशन पूरी हो जाएंगी तो वो हमारा क्या कहा जाएगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कहा जाएगा। इंडिफरेंस कर्व कन्वेक्स होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये शेप होती है, ठीक है। और जब है ना जो इक्विलिब्रियम नहीं कह सकते आप ऐसी सिचुएशन को, जब आपका जो आईसी कर्व है वो कॉनकेव हो, ठीक है, और टेंजेंट हो, तो वो पोजीशन इक्विलिब्रियम की नहीं होती। ये है ना हमारी पोजीशन इक्विलिब्रियम की नहीं कह सकते। फिर कुछ सिचुएशन आ जाती हैं जहाँ पे ना भाई प्राइस इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की बात आती है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की, तो ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर ओवरव्यू के लिए हम देख लेते हैं। देखो प्राइस इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि भाई प्राइस मतलब जो चीज़ों के प्राइस है, तो इफेक्ट ऑफ चेंज इन कमोडिटी प्राइस ऑन इट्स क्वांटिटी डिमांडेड, मतलब देखो जो वस्तुएं हैं उनके प्राइस में जो चेंजमेंट हो रहा है उससे आपकी जो डिमांड है उसके ऊपर जो इफेक्ट पड़ रहा है उसे हम बोलते हैं प्राइस इफेक्ट। प्राइस इफेक्ट में दो चीज़ें आती है, एक तो इनकम का इफेक्ट, एक सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। मतलब यहाँ पे हम दोनों चीज़ों को लेके चलते हैं, क्योंकि जो प्राइस इफेक्ट होता है ना वो हमें दिखाता है कि जो सेटिस्फेक्शन है कंज्यूमर का कैसे बदलता है,
जब दो जो वस्तुएं हैं उनके प्राइसेस में जब बदलाव आते हैं, मतलब एक का प्राइस है ना दूसरे के प्राइस के कंपैरिजन में, भाई एक का तो प्राइस में बदलाव और दूसरे के में इनकम में। जैसे कि ये हमें डायग्राम दिखाया गया है, ठीक है भाई, ये ऑरेंज का प्राइस कांस्टेंट था तो एप्पल का प्राइस इंक्रीज डिक्रीज हो रहा था। तो ये जो लाइन है ये हमारी प्राइस कंजप्शन कर्व, ठीक है। अब बात है इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट रेफर करता है चेंज जो क्वांटिटी डिमांडेड में हो रहा है, किसके कारण, जब है ना कमोडिटी के प्राइस में चेंजमेंट हो रहा है, उससे जो कंज्यूमर है उसकी इनकम चेंज हो रही है, ठीक है। और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट रेफर करता है चेंज जो क्वांटिटी डिमांडेड में हो रहा है, जब है ना प्राइस ऑफ कमोडिटी चेंज हो रहा है, ठीक है। और इसके कारण क्या होती है, जो कमोडिटी है ना वो सस्ती हो रही है, तो क्या होगा भाई, आप है ना महंगी वस्तु से किसकी तरफ मतलब मूव करोगे, सस्ती वस्तु की तरफ, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है एक कमोडिटी से दूसरी कमोडिटी की तरफ जब आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, चेंज मतलब अपने आप को शिफ्ट कर रहे हो, ठीक है। तो सेपरेशन ऑफ स्प्लिटिंग प्राइस इफेक्ट इनटू सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड इनकम इफेक्ट, तो इसके लिए दो अप्रोच, एक हिस्कियन और एक सेल्यूथस्की अप्रोच, सॉरी इसका प्रोनाउंसिएशन अलग हो सकता है, ठीक है। तो कहता है कि हिक्सियन अप्रोच क्या कहती है कि जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है ना वो हमेशा नेगेटिव होगा नॉर्मल गुड्स के केस में। किन के केस में, नॉर्मल गुड्स के केस में ये हमेशा नेगेटिव होता है, और जो नॉर्मल गुड्स है ना उसके केस में जो इनकम इफेक्ट है वो हमारा पॉजिटिव होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है कि जो इनकम इफेक्ट होता है ना वो डायरेक्ट रिलेशन दिखाता है रियल इनकम के साथ एंड क्वांटिटी डिमांडेड के साथ, लेकिन जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है, हमेशा, ठीक है। सेपरेशन ऑफ प्राइस इफेक्ट फॉर ए नॉर्मल गुड्स इन केस ऑफ प्राइस राइज, देखो यहाँ पे ये बोल रखा है भाई जो सब्स्टिट्यूशन होता है ना इनकम इफेक्ट का नॉर्मल गुड्स के लिए वो हमने पढ़ लिया। वैसे तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हमारा नेगेटिव ही दिखाता है, कुछ भी हो जाए किसी भी सिचुएशन में, जैसे कि ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, ठीक है। अब यहाँ पे हिक्सियन अप्रोच दिखा रखी है ऑफ सेपरेशन ऑफ प्राइस इफेक्ट इनटू इन्फीरियर गुड्स। क्या होता है इन्फीरियर, मतलब जिनकी जो क्वालिटी होती है वो इतनी अच्छी नहीं होती, तो इन्फीरियर गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनका जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है वो भी नेगेटिव होता है और जो इनकम इफेक्ट है वो भी नेगेटिव होता है, क्योंकि जैसे ही आपकी इनकम बढ़ती है ना तो आप इन्फीरियर गुड्स खरीदना बंद कर देते हो, ठीक है। नेगेटिव इफेक्ट का मतलब ये है कि फॉल इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी, मतलब अगर इनके प्राइस भी गिर जाते हैं ना तो इससे क्या होगी, इनकम बढ़ेगी तो डिमांड घटेगी इनकी, ठीक है। तो ये यही बता रखा है, ओके। और तो ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, फिर आता है गिफ इन गुड्स कैसे होते हैं, अगर इनके प्राइसेस बढ़ जाते हैं ना तो इनकी डिमांड बढ़ जाती है, अगर इनके प्राइस घट जाते हैं तो इनकी डिमांड घट जाती है। गिव इन पैराडॉक्स पॉइंट करता है फेलर ऑफ द लो डिमांड, जहाँ पे लो डिमांड फेल हो जाती है, ठीक है। तो ये स्लोप अपवर्ड इम्प्लाई ग्रेटर परचेज एट हायर प्राइस, मतलब इनकी प्राइस ज़्यादा होते हैं ज़्यादा परचेज करते हैं और लोअर प्राइस में इनको कम परचेज किया जाता है। तो गिफ इन गुड्स वो होते हैं जहाँ पे फॉल इन प्राइस ऑफ गोल्ड क्या होता है, इससे अगर प्राइस भी गिरे ना तो डिमांड भी घटेगी, मतलब इनको ना ऐसे माना जाता है अगर इनके प्राइस अच्छे हैं ना तो इनकी क्वालिटी अच्छी होगी, प्राइस कम है तो इनकी क्वालिटी खराब होगी, ये ऐसे कंसेप्ट पे लोग इनको खरीदते हैं, ठीक है। और सेल्यूस की अप्रोच क्या कहती है कि ना ये सेपरेट कर देती है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को और इनकम इफेक्ट को, ठीक है। यहाँ पे वो अलग अलग बताती है जो भी इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है उसको, ओके। और तो यहाँ पे ना ऐसा मतलब हमारे उसके अकॉर्डिंग तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कुछ भी। फिर आता है प्राइस कंजप्शन कर्व, इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस अदर देन मतलब जहाँ पे ना भाई प्राइस में चेंजमेंट के कारण जो इफेक्ट पड़ रहा है और सारी चीज़ें सेम है, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कैसे दिखाएगा, प्राइस कंजप्शन कर्व की हेल्प से, ठीक है। जैसे ये हमारा प्राइस कंजप्शन कर्व होता है जो बीच से काट रहा है सारे आईसीज को, ठीक है, आईसी को, और जो भी हमारी ये डिमांड में जो चेंजमेंट आ रहा है, मतलब जब प्राइस बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं उसके कारण जो मूवमेंट हो रहा है, जो भी ये हमारे बजट लाइन सी लगा सकते हो, ठीक है, ओके। और तो इनकम कंजप्शन कर्व है जो इनकम के अकॉर्डिंग बताता है कि भाई इनकम के अकॉर्डिंग हमारे जो भी डिमांड उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। इन्फीरियर गुड्स के केस में जो आईसी कर्व है उसका क्या होता है, स्लोप नेगेटिव होता है। ये ईगल कर्व है, ईगल कर्व है ना एक ऐसा कर्व होता है जो हमें दिखाता है ऑप्टिमम क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी जो अलग अलग इनकम लेवल पर हम परचेज करके चलते हैं, ठीक है। मतलब इनकम लेवल भी तो अलग अलग होता है, तो ये है ना इनकम के अकॉर्डिंग दिखाता है भाई अलग अलग इनकम ग्रुप के लोग ना कैसे स्पेंडिंग करते हैं सामान को खरीदते टाइम, तो ये दिखाता है इंगल कर्व, ठीक है। और कंज्यूमर सरप्लस हम पढ़ के आए हैं कि वो कितना विलिंग कर रहा है पे करने के लिए और एक्चुअल में वो कितना पे करता है उसके बीच का डिफरेंस होता है, वो हमारा कंज्यूमर सरप्लस डिनोट करता है। और यूटिलिटी और इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में यही सिमिलरिटी, एक तो दोनों सब्जेक्टिव है, सोच समझ कर काम होता है, मतलब भाई जो मेंटल बिहेवियर उसके अकॉर्डिंग होता है, रेशनल होता है, कंज्यूमर सोच समझ कर काम करता है। कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी है एक्स की और प्राइस वो बराबर होती है, यहाँ पे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन और जो बजट लाइन है जो प्राइस है वो इक्वल होते हैं, मतलब ये सेम से यही बता रखे हैं, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं बता रखा। अब आता है
एज्ड वर्थ बोथ बॉक्स डायग्राम, ये कहता है कि भाई मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन के लिए दो जो कंज्यूमर्स हैं उनको हमने डायग्राम की हेल्प से दिखाया है, ठीक है। ये जो एज वर्थ बोर्ड डायग्राम है इसको क्या बोला है, एज वर्थ बॉक्स डायग्राम, ठीक है, क्योंकि ये पहली बार 1881 में F.Y. एजवर्थ के द्वारा यूज किया गया था अपनी बुक मैथमेटिकल फिजिक्स में। इसके अकॉर्डिंग अगर स्केल ऑफ प्रेफरेंसेस है ना दो इंडिविजुअल का, ठीक है, इफ द स्केल ऑफ प्रेफरेंसेस और टू इंडिविजुअल, और जो सप्लाई है गुड्स की जो दी गई है, देन इट इज पॉसिबल टू डिटरमाइन टू लिमिट ऑफ द एक्चुअल रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ टू गुड्स। मतलब ये दे दिया कि उसके अकॉर्डिंग जो स्केल है एक तो प्रेफरेंसेस का दो इंडिविजुअल का और जो सप्लाई है अगर वो हमारे पास हो तो हम ये बता सकते हैं कि लिमिट क्या होगी एक्चुअल रेट ऑफ एक्सचेंज की दो कमोडिटीज की, ठीक है। मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन देखो ये बॉक्स डायग्राम दिखा रखा है, ये हमारा आईसी कर्व है, ठीक है। यहाँ पे ना कन्वेक्स और कनकेव, कन्वेक्स कनकेव दोनों प्रकार के आईसी दिखा रखे हैं और जो ये बीच से लाइन ड्रॉ कर रखी है, ठीक है। यहाँ पे एप्पल, यहाँ पे बनाना वगैरह हमें दिखा रखा है और ये बता रखा है कि भाई हमारे पास यहाँ पे ना प्रेफरेंसेज भी है दोनों, ठीक है, बनाना और एप्पल, और जो सप्लाई है दोनों गुड्स की वो बता रखी है, तो हम ये बता सकें एक्चुअल रेट ऑफ एक्सचेंज क्या होगी दो कमोडिटीज़ की, ठीक है। बस ये इतना ज़्यादा तो मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है। अब इसकी क्रिटिसिज्म वही है कि भाई आप जो भी एग्जाम्शन आपने पढ़ी थी उनको उल्टा कर दो कि अनरियलिस्टिक एग्जाम्शन लेके चलता है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है हम अच्छे से समझ नहीं पाते, इमेजनरी है, ठीक है, जो कम्बिनेशन इन्वॉल्विंग रिस्क, जो भी कम्बिनेशन हम बनाते हैं ना अलग अलग कम्बिनेशन, उसमें रिस्क इन्वॉल्व होता है, इंडिफरेंस का बेस है, ठीक है। और ओल्ड वाइन इन न्यू बोतल, मतलब एक मुहावरा सा है, ठीक है, कि ओल्ड वाइन इन न्यू बोतल मतलब पुरानी ही कंसेप्ट चली आ रही है लेकिन बोतल नहीं है, ठीक है, मतलब कुछ भी न्यू नहीं है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में। ये एक ओल्ड वाइन न्यू बोतल मतलब ओल्ड टर्म्स है ना, उन्हीं को नई टर्म से रिप्लेस कर दिया गया है, बस इसके ऊपर ही बताया गया है। ओके, तो ये हमारा चैप्टर था। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।